नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ट्रंप लगातार हड़काए जा रहे हैं। ट्रंप लगातार नए नए बम छोड़े जा रहे हैं गजा पर कब्जा करने के लिए। कल जॉर्डन के जो किंग हैं, जॉर्डन के जो बादशाह हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन इन सब के बीच गजा के लोगों का क्या कहना है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर शनिवार तक सबको नहीं छोड़ा गया तो सारा जो जहन्नुम है वो बरस जाएगा गजा के ऊपर। गजा को जहन्नुम झेलना पड़ेगा। गजा के लोगों ने कहा कि अभी तक जो हमने झेला है वो किसी जहन्नुम से कम है। अभी तक जो नरक भुगता है हमने, अभी तक जो जहन्नुम हमने झेला है, उससे ज्यादा तो आप क्या ही कर सकते हैं। जो करना है वो करिए। ये एक ऐसी बात है जो समझी जानी चाहिए। धमकी उसको दी जाती है, धमकी उस पर कामयाब होती है जिसने वो सारा हश्र कभी झेला ना हो, जो सब कुछ झेल चुका है। लगातार 14 महीनों से बमबारियां झेल रहे हैं, लगातार 14 महीनों से दर बदर होकर घूम रहे हैं, हर तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई या तो मारा ना गया हो, कोई घायल ना हुआ हो। उन लोगों को ट्रंप की धमकी का कोई खास असर नहीं होने वाला है। और उन्हीं लोगों की ताकत है कि हमास कह रहा है कि ट्रंप की जो धमकी है उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। ट्रंप जो चाहे वो धमकी दे, हम अपने तरीके से काम करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि जो जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला हैं उनसे मुलाकात हुई ट्रंप की, और उसके बाद एक सवाल जवाब का सेशन था जिसमें दोनों लोग वीडियो पर थे और वो पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। अब उसको देखते हुए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जॉर्डन के जो किंग अब्दुल्ला हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा है। ट्रंप बिल्कुल इस बात के लिए मुतमईन है, ये प्रेशर बना रहा है कि जॉर्डन और इजिप्ट, ये दोनों कंट्रीज तैयार हो जाएं गजा के लोगों को अपने मुल्क में बसाने के लिए। जहां तक जॉर्डन का सवाल है, 24 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अभी भी वहां रह रहे हैं, यानी टोटल जो उनकी जनसंख्या है उसका लगभग 1/3 जो हिस्सा है वो फलस्तीनियों से बनता है। जॉर्डन के शाह की जो वाइफ हैं वो खुद भी फलस्तीनी हैं। जॉर्डन के शाह ट्रेडिशन से, परंपरा से अल अक्सा जो मस्जिद है उसके कस्टोडियन हैं और इस तरह से फलस्तीनियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब जॉर्डन के शाह पर जो लगातार दबाव ट्रंप बना रहा है उसमें उनके पास बहुत सारे ऑप्शन बचते नहीं हैं। वैसे भी उनको अरब वर्ल्ड में काफी अलग थलग कर दिया गया है। यूएई और सऊदी अरब के बारे में यह कहा जा रहा है, कई लोगों के बयान आए और कई सारी घटनाएं हैं जिससे यह लगता है कि ये लगातार अल अक्सा की कस्टडी जो है वो इजराइल को सौंपने के लिए शाह अब्दुल्ला को मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कहा गया कि पिछले साल शाह अब्दुल्ला की गद्दी पलटने या तख्ता पलट करने की जो कोशिश हुई थी उसमें सऊदी अरब का भी एक आदमी शामिल था। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि यूएई ने अल अक्सा के आसपास काफी सारी जमीनें और जायदाद खरीद के इजराइल को सौंप दिए हैं। अब अरब वर्ल्ड के अंदर ये जो सारे खेल होते हैं अक्सर बाहर नहीं आते हैं, अक्सर बयानात ज्यादा आते रहते हैं। ऐसे में शाह अब्दुल्ला के लिए मुश्किल था ट्रंप के सामने टिकना, और जाहिर है बहुत ऊंची आवाज में तो वो बात कर नहीं सकते थे, इसको समझा जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान जो उन्होंने कहा और उसके बाद जो ट्वीट्स किए, एक पूरा थ्रेड है ट्वीट्स का जो आप देख सकते हैं, ये जो ट्वीट्स किए उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि वो इस बात पर अड़े रहे कि फलस्तीनियों का अधिकार जो है वो फलस्तीन के ऊपर है। फलस्तीनियों को उनकी जमीन छोड़ने पर मजबूर करना बिल्कुल सही नहीं है। ये बात उन्होंने वहां भी कही और ये बात उन्होंने ट्वीट पर भी कही। थोड़ा सा खेल गए, उन्होंने कहा कि इसका फैसला जो है अरब लीग करेगा। अरब लीग की मीटिंग होने वाली है और सब जानते हैं कि अंदर अंदर जो भी हो, लेकिन ऊपर से तो यही बयान आएगा कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है। दुबई में एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में भी अरब लीग के प्रेसिडेंट थे। वहां भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है कि ट्रंप का जो प्लान है वो बिल्कुल गलत है और उसको गजा में लागू नहीं होने देना चाहिए। जो चीज उन्होंने एक्सेप्ट की उसको बहुत गौर से देखने की बात है। उन्होंने कहा कि हम 2000 बीमार बच्चों को अपने यहां लेंगे और उनका इलाज कराएंगे। ये डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, ये विस्थापन की बात नहीं है, ये गजा के लोगों को उनके जमीन से अलग करने की बात नहीं है, बल्कि इजराइल के हमलों में जो तमाम बच्चे घायल हुए हैं, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी की और तरह की बीमारियां हैं, कुछ इमोशनल शॉक में हैं, ऐसे 2000 बच्चों को अपने यहां ले जाके वो इलाज कराएंगे। तो ये फलस्तीनियों के हक में ही है, फलस्तीनियों के हित में ही है।
अब जो ये ट्वीट है, इसमें एक ट्वीट है जिसमें वो कहते हैं कि उस इलाके में शांति तभी हो सकती है, उस इलाके में अमन तभी कायम हो सकता है जब वहां 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू किया जाए, यानी फलस्तीनियों को उनका आजाद मुल्क दिया जाए। ये बात कही है जॉर्डन के शाह ने। यह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, इनका सबसे बड़ा दर्द यही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किसी तरह से लागू ना हो। यूएन का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, जिसमें एक आजाद फलस्तीन और एक आजाद इजराइल की बात की है, वो ना लागू करना पड़े, ये इनका इकलौता विजन है। यही चाहते हैं ये। इसीलिए ये प्लान है कि अभी गजा के लोगों को वहां से डिस्प्लेस कर दो और बाद में जो वेस्ट बैंक बचा हुआ है, वेस्ट बैंक के लोगों को भी ऐसे ही दूसरे इलाकों में भगा दो, ताकि उस पूरी जमीन पर अकेले इजराइल का कब्जा हो जाए। ऐसे में अगर शाह अब्दुल्ला ये बात कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही आखिरी सॉल्यूशन है, तो ईमानदारी से मानिए इस बात को। मैं उनकी कोई तारीफ करने यहां नहीं बैठा हूं, उनकी हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए कि इतने प्रेशर के बावजूद वो ये सारा कुछ कह रहे हैं। अब इस प्रेशर को वो कितना झेल पाएंगे, कहां तक चीजें जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। एक और मुश्किल है जो मैंने कल इशारा किया था कि अगर फलस्तीनी जॉर्डन में या इजिप्ट में जाते हैं, आप समझिए कि जॉर्डन के लोगों से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी फलस्तीनियों की, या तकरीबन बराबर हो जाएगी। आधी आधी पॉपुलेशन, आधे फलस्तीनी होंगे और आधे जॉर्डन के लोग होंगे। यह अपने आप में एक बहुत मुश्किल कंडीशन पैदा करने वाला है। आप जानते हैं, चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, वहां के बादशाह, वहां के राष्ट्रपति लोग चाहे कुछ भी कह रहे हों, लेकिन जनता पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है। ऐसे में जॉर्डन की अपनी इंटरनल जो शांति है वो भी भंग हो सकती है। एक बात तो आप तय जानिए, फलस्तीनियों को चाहे आप नॉर्थ पोल पे भेज दीजिए, कितना भी दूर वहां से भेज दीजिए, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। वो अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वो अपनी जमीन पर किसी न किसी तरह से लौटेंगे और अपनी जमीन हासिल कर पाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। इसको आप आतंकवाद कहना चाहें तो आतंकवाद कहिए, रेजिस्टेंस कहना चाहें तो रेजिस्टेंस कहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और मुल्क में भेज देंगे और वो खामोशी से अपनी जमीन का लूटा जाना देखते रहेंगे। ये बात तो तय है। 14 महीनों तक इतना सारा कुछ झेलने के बावजूद जिन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, वो अपनी मर्जी से जमीन छोड़कर तो जाने वाले नहीं हैं। तो इन 20 लाख लोगों को या तो आपको मरवाना पड़ेगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको खत्म करना पड़ेगा, और या तो फिर आपको धूल चाटनी पड़ेगी। जो आपने प्रपोजल दिया है वो कभी लागू नहीं होगा। वैसे इजराइल के अखबारों में भी ऐसे न्यूज, ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं जिनको पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जो इजराइल के सेन लोग हैं, जिनका दिमाग अभी काम कर रहा है, जो पागल नहीं हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि ट्रंप का ये जो प्रपोजल है वो कितना घटिया है। वाई न्यूज जो उनका एक अखबार है और बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी वेबसाइट में ऐसे ही पढ़ रहा था, वहां मुझे एक आर्टिकल मिला जिसमें एक साहब जो इजरायली हैं वो लिखते हैं कि अगर गजा को खाली कराना चाहता है ट्रंप, तो सबसे आसान काम यह है कि 5-7 लाख जो फलस्तीनी हैं उनको अमेरिका का परमानेंट वीजा दे दे, अमेरिका में उनको जमीन दे दे, अमेरिका में उनको बसा ले। यह एक तरह से तंज है कि आप उनको यहां वहां जाने को कह रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं उनको आप भगा रहे हैं। यानी आपके मुल्क में तो कोई बाहर से नहीं आए, लेकिन जॉर्डन और इजिप्ट जैसे छोटे छोटे मुल्कों में आप लाखों लोगों को बसाना चाहते हैं और गजा को खाली कराना चाहते हैं। तो ये एक तरह से मजाक उड़ाना था, जो किसी दूसरे अखबार में नहीं, इजराइल के ही अखबार में, इजराइल के ही एक साहब ने अपने आर्टिकल के शीर्षक में लिखा है। वो आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। वो पूरा आर्टिकल ट्रंप का मजाक उड़ाता है कि ये ऐसा प्रपोजल है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो कभी लागू नहीं हो सकता। अब जॉर्डन के अलावा जो दूसरा मुल्क है जिसको इसमें फंसाया गया है वो है इजिप्ट। इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं सिसी, उनको अमेरिका जाना था, अभी वो दौरा टाल दिया गया है। सिसी लगातार इस बयान के खिलाफ हैं, ट्रंप के इस बयान के खिलाफ हैं, और उन्होंने गजा की रीबिल्डिंग के लिए एक पूरा प्रपोजल, एक पूरा मॉडल तैयार करके देने की बात कही है कि गजा को रीबिल्ड किया जाए और रीबिल्ड करने के बाद जो घर और बाकी सारी चीजें मिलें उस पर गजा के लोगों का कब्जा हो। उन्होंने एक नहीं कई कई बार इस बात को कहा है कि जो प्लान है वो प्लान कतई सक्सेसफुल नहीं होगा, जो ट्रंप का प्लान है। अब ट्रंप ने क्या कहा है कि अगर इजिप्ट और जॉर्डन मेरी बात नहीं मानेंगे तो इनको जो इमदाद मिलती है, एड मिलती है, वो बंद कर दिया जाएगा।
इजिप्ट ने पलट के कहा है कि अगर हमारी एड बंद की जाएगी तो हम इजराइल के साथ जो हमारा पीस समझौता है, अमन का समझौता है, उसको हम तोड़ देंगे। यानी इजराइल के साथ जो रिलेशंस को सबसे पहले नॉर्मलाइज किया था इजिप्ट ने, उसका कहना है कि अगर ये शर्त रखी जाएगी हमारे ऊपर तो हम वो समझौता ही तोड़ देंगे, इजराइल के साथ अपना जो रिलेशन है उसको हम नॉर्मल नहीं रखेंगे। और बहुत सीधी सी बात है कि अगर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे ट्रंप, तो इसकी कीमत इजराइल को भी चुकानी पड़ेगी और इसकी कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ेगी। अभी जो उन्होंने कहा कि ऑल हेल विल लूज, तो इजराइल के जो अगवा किए हुए लोग हैं उनमें से एक के फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने कहा कि धमकी हमास को नहीं, उनको नेतन्याहू को देनी चाहिए, क्योंकि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इजराइल को भी उतनी ही परेशानियां उठानी पड़ेंगी। जंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और सीज फायर टूटना कई बार ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कल की बात है, कल ही सीज फायर टूट सकता है। टूटेगा नहीं टूटेगा, अभी मैं यहां से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं नजूमी नहीं हूं, इसलिए भविष्यवाणियां मैं नहीं करता। लेकिन नेतन्याहू अब ट्रंप की ही बात दोहरा रहा है। ट्रंप ने कहा था कि शनिवार तक होस्टेज नहीं लौटाएगा हमास तो फिर इजराइल को सीज फायर तोड़ के लड़ाई कर देनी चाहिए। अब नेतन्याहू भी वही भाषा बोल रहा है कि अगर शनिवार तक हमारे होस्टेज नहीं लौटे तो हम सीज फायर तोड़ देंगे। मजेदार बात यह है कि इजराइल के जो सिक्योरिटी चीफ्स हैं, आर्मी एयरफोर्स वगैरह के जो चीफ हैं, शिन बेट के चीफ हैं, ये सारे के सारे कह रहे हैं कि होस्टेजेस को वापस पाने का इकलौता तरीका जो है वो तरीका बातचीत है, सीज फायर की डील को आगे बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? उनका यह कहना है कि अगर सीज फायर टूटता है और हमको जंग में भेजा जाता है तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम उन लोगों को रिहा करा के ला पाए। और ये तो साफी है, 14 महीने तक जंग चली है, 14 महीने तक अपनी पूरी ताकत इजराइल और अमेरिका ने झोंकी है। इजराइल के लोग थे और अमेरिका के हथियार थे, अमेरिका का संरक्षण था। लगातार वहां पे बमबारियां हुई हैं, मारा गया है, आर्मी अंदर घुसने की कोशिश की है, लेकिन जहां आमने सामने का कम्बैट होता है वहां हमास के लड़ पाना या हमास को खत्म कर पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ और एक भी अगवा किए हुए बंदे को ये वापस नहीं ला पाए। तो अब अगर इजराइल के अखबार में यह रिपोर्ट छपती है कि वहां के सिक्योरिटी चीफ्स कह रहे हैं नेतन्याहू से कि भैया अगर लड़ाई दोबारा हुई तो हमारी ये कंडीशन नहीं है कि हम अगवा किए हुए लोगों को वापस ला सकें, तो इस बात को समझा जाना चाहिए। एक खबर ये भी इजराइल के ही अखबार में है, जेरूसलम टाइम्स में मेरे ख्याल से, उसमें कहा गया है कि 3 मिलियन यानी 30 लाख इजरायली जो हैं वो अलग अलग तरह के ट्रामा से गुजर रहे हैं। किसी को मानसिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, कुछ लोग जो घायल हुए हैं और ये सारी चीजें। अब 30 लाख लोग जो हैं वो ट्रामा से गुजर रहे हैं। जो रिजर्व आर्मी वाले थे वो पहले जब लड़ाई चल रही थी तो भी दोबारा लौट के नहीं आ रहे थे। जो मेन आर्मी है उसमें काफी सारे लोग मारे गए हैं, घायल हुए हैं, यहां तक कि इन्होंने आर्मी का चीफ भी बदल दिया है। तो अगर इनको लगता है कि दोबारा लड़ाई शुरू होगी और जो चीज 14 महीने में हासिल नहीं कर पाए वो अगले 14 महीने में हासिल कर लेंगे, तो यह सिर्फ खाम ख्याली है। मैंने बार बार कहा है कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं लड़ी जाती है, जंग लड़ने के लिए जरूरी होता है जुनून, और फलस्तीनियों के पास वो जुनून है, ये उन्होंने बार बार दिखाया है। आप सोचिए, दावा किया जा रहा था हमास को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि हमास मजबूत होकर उभरा है और अभी भी उसका पूरा कंट्रोल है। इजराइल लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। अभी कल रफा में एक घर पर बमबारी हुई है जिसमें एक आदमी मारा गया है। यह सीज फायर के दौरान हो रहा है। कल मैंने आपको पूरा डेटा दिया था कि जो ट्रक्स आने हैं इमदाद के लिए, जो ट्रक्स आने हैं फ्यूल के लिए, जो टेंट्स बनाए जाने हैं, कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा और इसकी वजह से ही हमास ने कहा है कि शनिवार को हम अपने होस्टेज नहीं रिहा करेंगे। अमेरिका को या दुनिया को दबाव तो यह बनाना चाहिए था कि सीज फायर जिस पर आपने सिग्नेचर किया है उसकी शर्तों को मानिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि जिन 3 होस्टेजेस को लौटाया गया उनकी हालत देखकर नेतन्याहू और ट्रंप बहुत नाराज हैं। अरे कभी जो जेल में बंद हैं डॉक्टर हुसम अबू शिफा, जो एक डॉक्टर थे, जो कमाल आदवान हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, और उनका इकलौता गुनाह यह है कि उन्होंने अपना हॉस्पिटल आखिरी दम तक चलाया, आखिरी दम तक लोगों का इलाज किया, उनको इजराइल ने गिरफ्तार किया हुआ है और उनकी फैमिली का कहना है कि उनके साथ बहुत बुरा टार्चर हुआ है। तो आप जिसको गिरफ्तार करें उसका टार्चर करें,
आप जिसको गिरफ्तार करें उसको भूखा रखें, उसको मार दें, उसको दुनिया भर की सजा दें, यहां तक कि कैदियों के साथ रेप को भी आप सही साबित कर दें, लेकिन आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके जो लोग हमास की कैद में हैं उनको 5 स्टार होटल में रखा जाए। ये तो होता नहीं है। जो हालात थे गजा के अंदर उसके हिसाब से उनको रखा गया, और बिल्कुल हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसा भी किया गया जो आमतौर पर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन उससे बहुत बहुत ज्यादा तो आप फलस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ करते हैं। फिर किस हक से आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को ठीक से खिलाया पिलाया नहीं गया? होना तो यह चाहिए कि अगर वाकई आपको चिंता है तो कम से कम अपने लोगों को शांति से रिहा हो जाने दें। जिस भी हालत में वो रिहा होके आएंगे, आप खिला पिला के उनका इलाज करके उनको पहले की तरह कर दीजिएगा। वो कोई गेस्ट तो थे नहीं, वो कोई मेहमान नहीं थे, वो तो जंग के बंदी थे, जंग में गिरफ्तार लोग थे, तो उनके साथ बहुत शानदार सुलूक हुआ होगा। ये तो सोचना भी गड़बड़ है, ये सोचा भी नहीं जा सकता है। इसका बहाना बना के सीज फायर तोड़ने की बात करना, यानी सीधी सी बात है कि आपकी नीयत खराब है, आपकी मंशा खराब है, और आपकी मंशा केवल इजराइल में नहीं खराब है। नेतन्याहू ने बाकायदा अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि 16 फरवरी को लेबनान में जो सीज फायर खत्म होना है उसको और आगे बढ़ा दिया जाए। इस बार यह खबर आ रही है कि अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर किया है कि 18 फरवरी तक हर हाल में आप लेबनान खाली कर दीजिए। लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान आया है कि 18 फरवरी तक लेबनान को पूरा खाली कर दीजिए। लेकिन इनकी इच्छा तो धीरे धीरे उसको भी बढ़ाने की है, बढ़ाते बढ़ाते साल 2 साल वहां रहें और फिर कहें ये तो हमारा ही इलाका है। कब्जा करना, दूसरों की जमीन छीनना, ये तो इनकी आदत में है। सीरिया में जमीन कब्जा करके बैठ गए, गजा की जमीन कब्जा की हुई है, फलस्तीन की जमीन कब्जा की हुई है, और अब इनकी प्लानिंग लेबनान की जमीन कब्जा करने की भी थी। लेकिन अभी तक अमेरिका ने एक्सटेंशन नहीं दिया है, और यकीन जानिए अगर एक्सटेंशन दे दिया तो बहुत दिनों तक वहां शांति नहीं रहेगी, दोबारा वहां पे जंग की संभावना बन जाएगी। उधर यमन ने भी बहुत क्लियर कहा है कि अगर गजा में दोबारा से ऑपरेशन शुरू करती है आईडीएफ, अगर वहां पे जंग शुरू होती है तो हम भी इस जंग में शामिल होंगे, हम भी वही करेंगे जो अभी तक करते आ रहे थे। मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि गजा में जंग होने के बाद चीजें लौट के बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगी, और वैसे ही हालात आपको लेबनान में, यमन में, गजा में, सारी जगहों पर दिखाई देंगे। ट्रंप का प्लान जो है आप देखिए, सारी दुनिया में अभी तक उसके सपोर्ट में कोई बड़ी कंट्री नहीं आई है। अभी कल का बयान मैक्रोन का था, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनका बयान था। उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो प्लान है वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। नॉर्थ कोरिया ने कहा, सीरिया तक का बयान आ चुका है, सीरिया जहां अमेरिका का पिट्ठू बैठा है, उसने भी ये बयान दिया कि गजा पे कब्जा करने की जो बात है वो गलत है, गजा फलस्तीनियों का है। अरब लीग की मीटिंग का मैंने आपको बताया ही कि अरब लीग के जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा दुबई में एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर कहा। तो अभी किसी तरह का सपोर्ट ट्रंप को मिल नहीं रहा है। बस ताकत है अपने पास और पैसा है और अरब देशों की बुजदिली है जिसके भरोसे वो बैठा हुआ है। उससे पूछा गया कि आखिर आप किस अथॉरिटी से, किस हक से गजा को कब्जा करने की बात कह रहे हैं। वो अब कह रहा है कि गजा पर जो हमारा कब्जा होगा हम खरीदेंगे नहीं, सिर्फ उसको सीधे ले लेंगे। ये तो कमाल है बिल्कुल। पूछा गया कि कैसे ले लेंगे, कौन सा हक है आपके पास, तो उसने कहा अमेरिकन हक है। यानी आप मजबूत हैं, आपके पास पैसा है, ताकत है, तो आप किसी भी मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। ये जो लठैती वाली बात है, ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात तो है नहीं। ये हुआ करता था तब जब जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलता था। अब अगर ये कोशिश करते हैं तो क्या होगा वो देखना होगा, क्योंकि पहली बात तो यही याद रखिए कि गजा वाले गजा इतनी आसानी से खाली नहीं करेंगे। बहुत तीखी और बहुत खतरनाक जंग होगी और शायद बरसों चलेगी। और दूसरी बात आप याद रखिए कि यूएन जैसे किसी भी मंच पर उनको इसके लिए किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। कोशिशें जारी हैं लगातार। ईरान ओआईसी की मीटिंग बुला रहा है, ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग बुला रहा है, वहां प्रस्ताव पास कराने की कोशिश करेगा। और ट्रंप अगर ऐसी ही हरकतें करता रहा तो मैंने पहले भी कहा और लिखा था कि वो आधी दुनिया को चीन की गोद में सौंप देगा, और एक दिन उसको एहसास होगा कि जिनके ऊपर वो रोब चलाना चाहता था उन्होंने अपने लिए दूसरे सहारे ढूंढ लिए। ठीक है, ताकतवर है, पैसा है, सारा कुछ है, हथियार है, तो अभी आवाजें दबी दबी हैं, लेकिन यही हरकतें जारी रहीं तो ये आवाजें और ऊंची भी हो सकती हैं, यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी उसके खिलाफ एक पूरा का पूरा माहौल बन सकता है। धमकियों के असर धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। ईरान ने बहुत साफ कहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होगा या हमें जंग में शामिल किया जाएगा तो हम अपनी रक्षा जैसे कर सकते हैं वैसे करेंगे।
इसीलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का बयान ठीक है, लगातार वो बयान दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा रुक के देखना पड़ेगा कि बाकी कंट्रीज का रुख क्या होता है और गजा के अंदर क्या वाकई शनिवार के बाद सीज फायर टूट जाता है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर सीज फायर टूटता है तो समझिए सारी बातें बैक टू स्क्वायर वन होंगी और फिर से वैसी ही बल्कि और तीखी लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये लड़ाई अगर शुरू होगी तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो लोग जिम्मेदार होंगे, ट्रंप और नेतन्याहू। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।